हेलो एवरीवन। तो ये हमारा 1857 की जो क्रांति है ना, उसका हमारा थर्ड वीडियो है। कौन सा ये थर्ड वीडियो? इसके पहले पार्ट ए और पार्ट बी आ चुका है, ठीक है। तो पार्ट ए में हमने बात किया था कि जो 1857 की क्रांति है ना, उसका एक मेजर कारण क्या है और एक इमीडिएट कारण क्या है। क्योंकि इमीडिएट तो हमारा हुआ, मतलब इमीडिएट जो हुआ था वो रीज़न अलग था। बाकी जो 50-100 सालों में एक अलग रीज़न था जो कि पनप रहा था लोगों में, ठीक है ना। उसका अलग अलग कारण था, हमने पार्ट ए में वो देख लिया। पार्ट बी में हमने ये देखा कि जब एक बार दिल्ली कैप्चर हो गया तो उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे वो फैलने के बाद तो मेजर स्टॉर्म सेंटर्स कौन कौन थे जहाँ पे लीडर बहुत एग्रेसिव हुआ, और वहाँ पे लीडर कौन कौन थे, और उस जगह को सप्रेस किसने किया, कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उसको सप्रेस किया, हमने वो देखा। अब तीसरी जो वीडियो है हमारी, वो हम देख रहे हैं काउजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट। और 1857 की क्रांति जो है ना, किसी के लिए सक्सेसफुल था और किसी के लिए नहीं था, ठीक है ना। तो यानी कि अलग अलग हिस्टोरियंस का एक अलग अलग व्यू है कि वो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस उनको 1857 को क्या मानते थे, सक्सेस था या फेलियर था, और जो अंग्रेज ऑफिशियल्स थे, अंग्रेज हिस्टोरियंस थे, वो क्या मानते थे, सक्सेसफुल था कि नहीं था। तो हम ये देखेंगे। प्लस 1857 जब खत्म हो गया, यानी कि रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया, तो क्या क्या एक्शन लिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी रूल फिर खत्म कर दिया गया था। तो उसके पहले हम देखते हैं कि हमारे काउजेज ऑफ फेलियर रिवोल्ट क्या थे, क्यों आखिर वो रिवोल्ट फेल हुआ। देखिए, सबसे पहला कारण था कि इसका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था ना, बहुत लिमिटेड था। यानी कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया, जो भी सेंट्रल नॉर्थ इंडिया है ना, बस यहीं तक फैला हुआ था। देखिए, आप यहाँ से आरा, पटना, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, फिर झांसी, दिल्ली, मेरठ, इन्हीं जगहों में ये फैला हुआ था। अगर इधर आ जाएंगे बंगाल में तो बरहमपुर, बैरकपुर, सिरमपुर बाद में, पहले बरहमपुर, बैरकपुर, ये इलाका। यानी कि साउथ इंडिया बचा रह गया, ईस्टर्न इंडिया बचा रह गया, वेस्टर्न इंडिया बचा रह गया, और ऊपर का ये प्रोविंस नॉर्थ वेस्ट, ये पाकिस्तान भी था ना पहले, पाकिस्तान भी, कोई नहीं, पाकिस्तान भी था, ठीक है, स्केच अभी है नहीं। तो ये रीजन, यानी कि ये चारों जो है मेरा आउटर जो बाउंड्री कोर्स है वो तो अफेक्टेड था नहीं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरे इंडिया का रिवोल्ट नहीं था, ये एक रीजनल जो कुछ एरिया में फैला हुआ रिवोल्ट था, ठीक है। तो पहला तो रीजन ये होगा कि ये पूरा इंडिया का सपोर्ट नहीं था। दूसरा कि इंडियन सोल्जर्स पुअरली इक्विप्ड थे, वो उतने हैवी, क्योंकि जो सोफिस्टिकेटेड गन्स होते थे, वेपन्स होते थे, वो सिर्फ देते थे ब्रिटिश सोल्जर्स को, ना कि इंडियन सोल्जर्स को। तो पुअरली इक्विप्ड थे वो। पुअर कोऑर्डिनेशन इसलिए कि अलग अलग जो जगह था ना, अलग अलग रीजन पे जो प्रिंसली स्टेट से रूलर लड़ रहे थे, वो अपने इंडिविजुअल, कुछ उनका स्वार्थ भी था, इंडिविजुअल कुछ उनके ग्रीवेंसेस थे, उसके लिए भी वो लड़ रहे थे। इसलिए एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं था। और प्लस में बहादुर शाह जफर जो थे ना, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो उस केस में बहादुर शाह जफर एक बेचारे बुजुर्ग इंसान, और लीडरशिप क्वालिटी उतनी थी नहीं उनमें। तो एक प्रॉपर उस रिवोल्ट में एक लीडर की कमी खल गई थी, इस कारण से ये फेल हुआ। फिर क्या था हमारा, लैक ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल को सही से समझ नहीं पाए थे हमारे उस समय के सिपाही म्यूटनी थे, कि आखिर उनका पॉलिसी क्या है, वो कैसे काम करते हैं। डिवाइड एंड रूल तो वो करते ही थे, फिर कैसे इकोनॉमिकली वो हमारे लूट रहे हैं, हमारे फार्मर्स को मार रहे हैं, यानी कि उनका माइंडसेट इम्पेरियलिज्म था, तो वो उस माइंडसेट को नहीं पकड़ पा रहे थे। तो ये हमारा क्या था, काउजेज ऑफ फेलियर। क्लियर है। अब ये होने के बाद हम देखेंगे कि हमारे अलग अलग हिस्टोरियंस का व्यू क्या था, कि वो क्या मानते थे। तो देखिए, एक हमारे थे जॉन सीले ने क्या बोला कि ये होली अनपैट्रियोटिक सेल्फिश सिपाही म्यूटिनी था, जिसका कोई नेटिव लीडरशिप नहीं था और कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं था। देखिए, ये व्यूज ये याद रखिएगा, बीपीएससी मेंस में ना कई बार सीधा इस व्यूज को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा, या फिर ये कहेगा कि ये जो स्टेटमेंट है इसको आप इलैबोरेट कीजिए। तो सबसे पहले बात कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये पता रहेगा तभी तो इलैबोरेट कर पाएंगे। तो अब जब बता देंगे कि हाँ, इस स्टेटमेंट को इस बंदे ने दिया था, तो एक अलग इंप्रेशन डालता है, इसलिए व्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अब हमारा क्या है कि ह्यूज रोज, सर जॉन सेले का हमने देख लिया। फिर हमारा ह्यूज रोज ने क्या बोला था। देखिए, कैप्टन ह्यूज रोज थे ना, वो झांसी से लड़े थे। झांसी हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ है ना झांसी, यूपी में, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था ह्यूज रोज ने, कि ये पूरे 1857 की क्रांति में सिर्फ एकमात्र महिला थी जिसने मर्द की तरह लड़ा था, द ओनली वुमेन हु हैड फाउट लाइक ए मैन, ठीक है, उन्होंने ये बोला था। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर आप यूपीएससी मेंस में अगर क्वेश्चन देखेंगे
तो जहाँ विमेन से जुड़ा हुआ अगर हमारा क्वेश्चन आता है, विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा आता है या फिर ब्रेवरी ऑफ द विमेंस के लिए आता है, 1857 में विमेंस की जो इम्पोर्टेंट रोल था उसके बारे में आता है, तो ये स्टेटमेंट काफ़ी हेल्प कर देगा कि उन्होंने क्या बोला और फिर हम इसको आगे कर सकते हैं। तो ह्यूज रोज ने ये कहा भी था कि बेसिकली ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था ट्रिब्यूट देने के लिए किसको, झांसी रानी को, क्योंकि झांसी रानी ने कहीं हद तक उनको हराया था, ह्यूज रोज को बहुत तगड़ा फाइट दिया था, तो उनके रिस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट दिया था। ये तो हुई बात हमारी ब्रिटिश हिस्टोरियंस की, जिन्होंने क्या बोला। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे इंडियन हिस्टोरियंस जो हैं उनका क्या कहना था। तो वीर सावरकर जो है ना, उनका कहना था कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो बुक किसने लिखा है, तो वीर सावरकर ने लिखा है। एसएन सेन ने क्या लिखा है, 1857 एक बुक लिखा है 1857। उन्होंने क्या बोला कि ये फाइट फॉर रिलीजन इंडियड एज ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि एक ऐसा विद्रोह जो रिलीजन के नाम पे तो शुरू हुआ। क्यों, आपने पहला पार्ट ए में वीडियो देखा होगा कि कैटरियस था ना, उसमें गौ मांस या सुअर का मांस मिला हुआ था, ऐसा उनको सिपॉइज को लगता था। तो ये रीजनल सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, तो ये रीजनल गुस्सा जो था ना रिलीजन का, उसको लेकर शुरुआत हुआ। लेकिन ये फिर अलग अलग जगहों पे मिलता गया और मिलने के बाद एज ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया। अलग अलग जगह के लोग यूनाइट होकर अपने पर्पस के लिए लड़ना शुरू कर दिए। इसलिए इन्होंने बोला कि फाइट फॉर रिलीजन इंडेड एज ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद एक आता है आरसी मजूमदार का स्टेटमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्होंने बोला कि इट वाज नाइदर ए फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसा क्यों बोला इन्होंने, ऐसा इसलिए बोला कि एक तो रीज़न ये था कि लार्ज पार्ट ऑफ रिमेन कोर्ट कंट्री अनअफेक्टेड, यानी कि एक बड़ा सा हिस्सा ये था ही नहीं रिवोल्ट में, अनअफेक्टेड था। तो केवल इस एरिया के लोग लड़ रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पूरा कंट्री का रिवोल्ट था। ठीक है, दूसरा, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, यानी कि समाज का हर वर्ग जो था ना उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और ये बात सही भी है, बड़े बड़े ज़मींदार से वो नहीं सपोर्ट किए थे। स्किंदी ऑफ ग्वालियर जो है, जब हमारे झांसी रानी लक्ष्मीबाई तांते तोपे के साथ मिलकर झांसी से ग्वालियर की ओर मूव की, तो वहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं किया गया। स्किंदी ऑफ ग्वालियर वो सपोर्ट किया ब्रिटिश को। तो ये भी हम कह सकते हैं कि चाहे कुछ ज़मींदार हो गए, कुछ प्रिंसली स्टेट्स हो गए, वो सब भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो फिर कैसे ये हमारा पूरा इंडिया का रिवोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये व्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये होने के बाद हम देखते हैं कि आखिर 1857 जब खत्म हो गया तो फिर उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, आगे क्या हुआ। नाउ ये होने के बाद अब हम देखते हैं कि आखिर 1857 की क्रांति जब फिनिश हो गया, खत्म हो गया, तो उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले कंसिक्वेंस रिवोल्ट हमारा जो खत्म होता है उसका परिणाम ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंज होता है और पॉलिसीज़ में कुछ चेंज होता है। क्या होता है, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो कंपनी रूल को खत्म कर दिया गया। 1857 के पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 शताब्दी यानी कि 1600 में स्टेब्लिश हुआ था, वो एक कंपनी का रूल था। जस्ट लाइक इंडिया में जो प्राइवेट कंपनी है ना, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, वैसे ही एक कंपनी था, वो कंपनी इंडिया को रूल कर रहा था। तो वो कंपनी रूल खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद खत्म हो गया तो फिर क्या हुआ ये कि इलाहाबाद में एक दरबार लगा था। इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने दरबार लगाया था और वहाँ पे क्वीन ब्रिटिश में थी, वहाँ क्वींस थे, प्रिंसेस थे। तो क्वींस का एक प्रोक्लेमेशन आया, एक स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट को पढ़ा गया। कहाँ पढ़ा गया, देखिए, वो दरबार इन इलाहाबाद कब हुआ था, 1858 में। और वाइसरॉय कौन था उस समय, लॉर्ड कैनिंग। और उसमें हुआ क्या, तो क्वींस प्रोक्लेमेशन को पढ़ा गया। इस प्रोक्लेमेशन में था क्या, इसमें ये था कि कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया गया है और अब जो हमारे जो ब्रिटिश क्राउन है ना, वो हम इंडिया को रूल करेगा। जो ब्रिटिश क्राउन है उसके लीडरशिप में इंडिया में अब रूल किया जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, उसके बाद ये बोला गया इस प्रोक्लेमेशन में कि इंडियन स्टेट जो है ना, उस विल रिकॉग्नाइज पार्लियामेंट्री द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि जो इंडियन स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो अलग अलग रूलर थे, रजवाड़े थे, वो इस ब्रिटिश क्राउन को मान्यता देंगे, उनको मानेंगे कि भैया चलो कंपनी रूल तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन तुम हमारे जो क्राउन है ना, हमारी महारानी है ना, उनको तुम रिकॉग्नाइज करोगे कि हाँ, उनके लीडरशिप में ही इंडिया आगे बढ़ रहा है, हम उन्हीं को मानेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे क्या हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस हुए थे। अब पॉलिसी में क्या क्या चेंज हुए, क्योंकि 1857 की क्रांति एक ऐसा खंजर मारा था अंग्रेज़ों को कि अंग्रेज सतर्क हो गए थे कि भैया अब ऐसा नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देना पड़ेगा इंडियंस को। तो फिर उसमें क्या हुआ कि अनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी ना, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। मतलब
1857 के पहले आप देखोगे तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, 1798 से 1805 तक सब्सिडरी अलायंस लगाया था। फिर उसके बाद डलहौजी ने क्या लगाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया था 1848 से 1856 के बीच में। ठीक है, इससे क्या हुआ, कभी इसके नाम पे कभी उस चीज़ के नाम पे हम स्टेटो एनेक्स कर रहे हैं, कभी आपका नेचुरल हायर नहीं है इसलिए आपको रूलर को हम रूल को आपके एम्पायर को हम कब्जा कर ले रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि तुम्हारा नेचुरल हायर नहीं है, बेटा नहीं, तुम अडेप्टेड सन है इसलिए हम उसको कैप्चर कर ले रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि तुम्हारा रूलर जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, यानी कि वो चलाने के लायक नहीं है, उसमें वो क्वालिटी नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे एम्पायर को हम अनेक्स कर रहे हैं। तो वो सारा चीज़ बंद, अब वो अनेक्स नहीं करेंगे, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट के पास जो राज्य है वो अपना रखें, उसको हम कब्जा नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। एंड डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ द प्रिंसेस विल बी रिस्पेक्टेड, यानी कि जो हमारे जो भी लोकल प्रिंसेस थे और जो रूलर्स थे, राजा रजवाड़े थे, उनको वही सम्मान दिया जाएगा जो कि उनके राज्य में उनके लोग दे रहे हैं, यानी कि उनकी राइट्स एंड डिग्निटी को प्रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी जो चेंजेस थी ना वो थी कि आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि 1857 के बाद एक पील कमीशन को बैठाया गया था। पील कमीशन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है कि पील कमीशन कब बैठा था, उसका पर्पस क्या था। तो पील कमीशन बैठा था 1858 में, मतलब 1857 के जस्ट बाद, और उसका पर्पस क्या था, आर्मी जो रीऑर्गेनाइज हुआ था उसको आर्मी के स्ट्रक्चरिंग को रीड करना कि क्या क्या उसमें हमको बदलाव करना है। तो पील कमीशन ने क्या बोला, पील कमीशन ने डिवीज़न एंड काउंटर पॉइज यानी कि डिवाइड एंड रूल का एक पॉलिसी दिया, और उन्होंने बोला कि एक आर्मी में कभी भी एक खास धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते, यानी कि जो यानी कि जो हमारा आर्मी का जो कंपोजिशन होगा ना उसमें अलग अलग धर्म के लोग होंगे, अलग अलग जगह के लोग होंगे, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के। डिफरेंट नेशनलिटी इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है ना कंपोजिशन ऑफ आर्मी शुड बी ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज़ एंड कास्ट। नेशनलिटी इसलिए क्योंकि उस समय हमारा अलग अलग प्रोविंस जो थे ना वो अपने आप को अलग कंट्री मानते थे, इसलिए यहाँ पर नेशनलिटीज़ बोला गया, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जगह के लोग एक बटालियन में रहेंगे। यानी कि ये नहीं, पहले क्या था कि बंगाल में बंगाल की आर्मी है, पंजाब में पंजाब की आर्मी है, तो सिर्फ वहाँ सिख हैं, यहाँ सिर्फ बंगाली हैं, अवध में सिर्फ अवध के लोग हैं, ऐसा नहीं। अब अगर एक रेजिमेंट बना है उसमें हिंदू भी होंगे, उसमें मुस्लिम भी होंगे, उसमें सिख भी होंगे, उसमें राजपूत भी होंगे, अलग अलग धर्म के लोग एक बटालियन में। तो एक तो ये बोला गया, और दूसरा क्या किया, दूसरा उन्होंने बोला कि कुछ मार्शल रेसेस को उन्होंने पकड़ा। उन्होंने कुछ एक खास धर्म के लोगों को बोला कि ये मार्शल रेस है, यानी कि ये वॉरियर क्लास है, वॉरियर क्लास। क्यों ऐसा बोला उन्होंने? दो कारण था। पहला कारण कि 1857 में बाकी सब जगह के जो सिपाहीज थे यानी कि सोल्जर्स थे वो उन्होंने रिवोल्ट किया था, लेकिन इन्होंने सपोर्ट किया था अंग्रेज़ों को। क्यों सपोर्ट किया था? इसलिए नहीं कि मन था, इसलिए कि इनकी अपने बिलीफ है कि अगर हम फौज में अगर हम सर्व करने के लिए आए हैं तो हम दगाबाज नहीं करेंगे, दगाबाजी नहीं करेंगे। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि इनको दिखाना था एक डिवाइड एंड रूल का, कि कुछ सोल्जर्स में, कुछ एक खास धर्म के लोगों में ये फील करा देंगे भैया तुम सुपीरियर क्लास हो, यू आर द एलीट क्लास सोल्जर्स, ठीक है ना, और तुम एक अलग धर्म के लोग हो, एलीट क्लास के, वॉरियर क्लास के लोग हो। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा बाकी सोल्जर्स या बाकी बटालियंस में, ठीक है। तो ये हमारा था कंसिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से पूरा का पूरा 1857 खत्म होता है। तो पार्ट ए बी सी आप देखिए, और अभी हम डिस्कस करेंगे क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू 1857, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये तो पूरा कहानी समझ गए, इससे क्वेश्चन कहाँ से आता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं वो। नाउ जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पूरा थ्योरी ओवर होने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस का लिस्ट दूंगा जो बीपीएससी में आए हुए हैं, प्लस जो कि चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो मैंने कलेक्ट किया अलग अलग सोर्सेज से, ठीक है। तो पहले हम मैप एक बना लेते हैं पहले इंडिया का। तो ये है इंडिया का मैप। अब देखिए बीपीएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं पढ़ता हूँ, आप देखिएगा एक बार। 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। फिर है क्वींस विक्टोरिया ने ब्रिटिश क्राउन को एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र किया, यानी कि जो हमारा इंडियन पूरा गवर्नेंस था वो ट्रांसफ़र कर देगा ब्रिटिश क्राउन को। कब? 1858, 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। नाउ
अब है कि 1857 के बाद ब्रिटिश ने नॉर्थ इंडिया में किस रीजन से सिपाहियों को या सोल्जर्स को रिक्रूट किया, वो था गुरखाज, सिख एंड पंजाब, ठीक है। इनफील्ड राइफल को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, वो किया गया था 1857 जनवरी 1857 को। अब इसी के एक महीने के बाद यहाँ है बरहमपुर, ठीक है। इस बरहमपुर बंगाल, यहाँ पे फरवरी में इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। उसके एक महीने के बाद यहाँ बैरकपुर है, जहाँ की मार्च में मंगल पांडे ने फायर किया था ह्यूसन एंड बॉग को, ठीक है। और उसके बाद फिर ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते मई में मेरठ तक पहुँचा था आंदोलन। क्लियर है? नाउ अब हम देखते हैं कि विच उर्दू पोइट हैड सीन द 1857 रिवोल्ट। किस उर्दू पोइट ने 1857 की क्रांति को करीब से देखा था, वो थे मिर्जा गालिब, ठीक है। फिर है हु वॉज द मोस्ट क्रिटिकल एनवी ऑफ इंग्लिश। 1857 की क्रांति में कौन से ऐसे लीडर ने सबसे ज़्यादा परेशान किया अंग्रेज़ों को, वो थे मौलवी अहमदुल्ला। वो कहाँ के थे, उन्होंने फैजाबाद, यह यूपी में है फैजाबाद, यहाँ से लीड किया था। फिर है हु कोटेड 1857 वाज कॉन्स्पिरेसी। कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि इस स्टेटमेंट को किसने बोला था, तो 1857 वाज कॉन्स्पिरेसी ये कहा था जेम्स आउटरम ने एंड टेलर ने, ठीक है। विलियम टेलर ने ही पटना में दमन किया था। पटना में जो वीर कुंवर सिंह थे और आरा में थे कुंवर सिंह और पटना से थे पीर अली, तो पटना में दमन किया था, यानी कि सप्रेशन किया था टेलर ने। ये पिछले 15 साल में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी में। अब देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जो मैंने कलेक्ट किया अलग अलग सोर्सेज से। तो मंगल पांडे ने पहला बुलेट फायर किया था कहाँ से, यहाँ है बैरकपुर, बंगाल में है बैरकपुर, ठीक है। और उसके बाद है कि हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ इतना। 1857 क्रांति में बहुत से बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने साथ नहीं दिया था इंडियंस का, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। उसमें दो मेन थे, वो कौन, स्किंदिया ऑफ ग्वालियर, यहाँ स्किंदिया ऑफ ग्वालियर मध्य प्रदेश, एंड निजाम ऑफ हैदराबाद, ये दोनों। क्लियर है? फिर है एक्चुअल सेंटर क्या था जहाँ से हम मानते हैं कि एक्चुअली 1857 की क्रांति बिगिन हुआ था, यानी कि आगे स्टार्ट हुआ था, वो था मेरठ। 10 मई से मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके बाद आगे। इसमें कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857, ये कहा था विलियम डारलेम्पे ने। ये CDS 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। और ऐसे भी बोलते हैं कि 1857 तक जो मुगल थे ना हमारे बहादुर शाह जफर, उनका जो रूल था वो पालम, चांदनी चौक से पालम तक बस सिमट गया था, इतना छोटा हो गया था, चांदनी चौक से पालम तक, ठीक है, बहुत कम इलाका में। अब आते हैं, फिर है कुंवर सिंह ने कहाँ से लीड किया था, बिहार से लीड किया था रिवोल्ट को। फिर किस कमीशन का गठन किया गया था, किस कमीशन को अपॉइंट किया गया था टू स्टडी द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, वो था पील कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पील कमीशन जो आर्मी के रीऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ये किया गया था। अब ये पील कमीशन क्या है, वीडियो को पीछे करके या पार्ट बी में आप देख लीजिए, चल जाएगा पता क्या था। उसके बाद है कि बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। देखिए लक्ष्मीबाई कहाँ से, झांसी से लीड किया था, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था उनका झांसी में, बनारस में, ठीक है, बनारस यूपी में लीड किया था लक्ष्मीबाई ने झांसी से, लेकिन उनका जो जन्म है वो हुआ था बनारस यूपी में। फिर क्वेश्चन है कि विच टेरिटरी वाज नॉट अफेक्टेड बाई 1857, कौन से टेरिटरी को कोई असर नहीं पड़ा था 1857 के रिवोल्ट से, वो था चित्तौड़। नाम तो सुना ही होगा चित्तौड़। नाउ अब क्वेश्चन है कि हु वाज पॉपुलरली नोन एज डंका शाह। अभी मैंने क्या बोला, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला जो है ना बहुत परेशान किया था उनको, इसलिए मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से बुलाया जाता है। क्लियर है? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार। तो नाउ अब हमारे पास अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, जो भी है आप देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे कि सिंबल क्या था 1857 की क्रांति का सिंबल क्या था, वो था लोटस इन ब्रेड, यानी कि कमल का फूल और चपाती यानी कि रोटी, ठीक है। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई का जो सेक्रीफाइस था उसको भी एक नेशनलिज्म के तौर पे लेते हैं, बट ये हमारा था एक प्रतीक था, उस 1857 रिवोल्ट का प्रतीक था ये। फिर है कि जिस समय ये 1857 रिवोल्ट हुआ उस समय इंग्लैंड के PM कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे पामस्टन, ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पामस्टन। फिर है कि मोस्ट ऑफ द सिपॉयज 1857 क्रांति में जो सिपॉयज थे वो सबसे ज़्यादा एक पर्टिकुलर रीजन से थे, वो कौन से रीजन था,
वो था अवध। अवध कहाँ पे है? तो इस रीजन को हम अवध कहते हैं, ठीक है, जो यूपी का इलाका आता है। इसमें कुछ नेपाल का भी इलाका आ जाता है, अब तो नेपाल में चला गया वो, लेकिन मेनली हमारा ये है यूपी का इलाका यहाँ पे जो है, ठीक है, उससे बोलते हैं अवध। अब ये है कि 1857 की क्रांति में किसने इलाहाबाद को अपना एक इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था? तो किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। फिर है कि 1857 की क्रांति को असम से किसने लीड किया था? तो वो लीड किया था दीवान मनीराम दत्त ने किया था, ठीक है। फिर है कि 50,000 प्राइज किस बंदे को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने एक रखा था कि इस बंदे को पकड़ लो तो मैं 50,000 रुपये दूंगा? वो थे मौलवी अहमदुल्ला। अभी पिछले सेट ऑफ क्वेश्चंस में देखा था कि इन्होंने काफ़ी परेशान किया अंग्रेज़ों को, बहुत ज़्यादा परेशान किया था। और ये कहाँ से लड़े थे? ये फिर से देख लीजिए, ये है फैजाबाद, यूपी में, ठीक है। अब ये है कि नाना साहेब जो कानपुर से लीड कर रहे थे, उन्होंने कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति किसे नियुक्त किया था? वो थे तात्या तोपे, और इनका एक्चुअल नाम क्या था? रामचंद्र पंडुराग। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। फिर है किसने ये कहा कि 1857 की जो क्रांति है डेट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था तो वीडी सावरकर ने, ठीक है। फिर है कि किन्होंने ये कहा कि 1857 रिवोल्ट जो है वो एक सिपाही म्यूटिनी था? वो कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। क्लियर है। अब ये होने के बाद अब हम देख लेते हैं कुछ फेमस बुक्स एंड उसके ऑथर्स जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखा हमने, कौन किन्होंने लिखा था? वीर सावरकर, वीडी सावरकर ने। 1857 किसने लिखा था? एस.एन. सेन ने लिखा था, ठीक है। फिर है सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किसने लिखा था? आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। फिर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये लिखा था टी.आर. होम्स ने, ठीक है। फिर है काउजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये लिखा था सर सैयद अहमद खान ने। इस तरीके से 1857 रिवोल्ट का पूरा हमने थ्योरी देख लिया अच्छे तरीके से और क्वेश्चंस देख लिया, तो 1857 रिवोल्ट पूरा होता है कंप्लीट। अब हम आगे आएंगे कि 1857 के बाद क्या क्या हुआ, ठीक है, इसके बाद की चीज़ें। तो 1857 से जुड़े कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं 3 वीडियो में से क्वेश्चन 100% फंसेगा, 100%। मैंने इतना डिटेल्स में बताया है, ठीक है। तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों तक जो स्पेशली इंग्लिश में कंटेंट चाह रहे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हों या हाउसवाइफ्स हों, ठीक है, उनको आप, और ऐसे भी कॉलेज जिनका ख़त्म होने वाला या फाइनल ईयर में है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिल जाए एक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।